जब मैं 10 साल का था मेरे पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और फिर भी वकील मुझसे पूछता है कि क्या मैं अपनी सगी माँ के साथ रहना पसंद करूंगा या उन 200 मिलियंस को लेना चाहूंगा जो मेरे पिता मेरे लिए छोड़ गए थे। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने रोकर अपनी माँ के साथ रहने की भीख मांगी थी। नतीजा, उसने मेरे पिता का सारा पैसा ले लिया और तुरंत हमारे पड़ोसी बूढ़े वांग, ओह नहीं माफ करना, अंकल जाओ के साथ दूसरी शादी कर ली। उनकी नज़रों में मैं बस एक बोझ बन गया था और आखिरकार एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते एग्जॉशन से मेरी मौत हो गई। तब मैं महज 28 साल का था। जब मैं अपनी उस पैथेटिक और रिडिकुलस जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था। लेकिन अब किस्मत ने मुझे एक सेकंड चांस दिया है। मेरे सामने खड़ी ये औरत फूट फूट कर रो रही है। नहीं, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब हमारा क्या होगा? हम बेसहारा विधवा और अनाथ बच्चे का क्या होगा? वह अपने फेफड़े फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। उसका शरीर मिट्टी की तरह ढीला पड़ चुका है। अगर किसी ने उसे न पकड़ा होता तो वह किसी भी पल जमीन पर गिर जाती। मेरी पहली जिंदगी में उसकी इसी कॉमेडी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया था। मुझे लगा था कि उसका दिल सच में टूट गया है। मुझे लगा था कि वो मेरे बिना जी नहीं सकती। तब मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा था, रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कि मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसने वो कॉम्पनसेशन अमाउंट ले लिया जिसके लिए मेरे पिता ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और 3 महीने से भी कम समय में उसने खुशी खुशी दूसरी शादी कर ली। उसने उसी जॉयांग से शादी कर ली जिसके बारे में वो कहती थी कि उसने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। मेरे पिता की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वह आदमी हमारे घर में शिफ्ट हो गया और उसी बेड पर सोने लगा जो मेरे पिता का था। और मैं उनके लिए बस एक फालतू और अनाइंग प्रेजेंस बन गया। एक ऐसा बोझ जो उनकी नज़रों में कभी होना ही नहीं चाहिए था। जॉयांग का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। मैं उसका सबसे बड़ा टारगेट था। अपने सौतेले बेटे को खुश करने के लिए लिलान मुझे बिना किसी रहम के पीटती और गालियां देती थी। मेरे पिता ने मेरे लिए जो पैसा छोड़ा था वो उनके खाने पीने और मजे करने का कैपिटल बन गया। वो मेरे स्टेप ब्रदर के लिए लड़कियों को इम्प्रेस करने और अपनी दौलत का दिखावा करने का जरिया बन गया। इसी बीच मुझे अपनी स्कूल फीस भरने के लिए कूड़ेदान छानने पड़ते थे। उन्होंने मुझे हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही स्कूल छोड़ने और काम पर जाने के लिए फोर्स किया। उनका एक्सक्यूज था कि उस लड़के को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने 10 लंबे सालों तक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर गधों की तरह काम किया और एक दिन मैं ओवरवर्क से मरकर गिर पड़ा, जलती हुई स्टील बार्स के ढेर पर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। दूसरी तरफ अब मैं वापस आ गया हूँ। नीलान ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया है। मेरी जान, डरो मत। अब से मम्मी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। वह मुझे कसकर गले लगा रही है। उसके आंसू और नाक मेरे चेहरे को गीला कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ और ही छिपा है। एक लालच और बेकरारी जिसे साफ देखा जा सकता है। इस सीन को देखकर मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह दुखी नहीं हूं। मैं बस ठंडी आंखों से उसे अपनी कॉमेडी प्ले करते हुए देख रहा हूं। तभी मेरे पिता का एक दोस्त आगे आता है। वो उनका लॉयर भी है, अंकल जो। मास्टर जो एक गहरी सांस लेते हैं और मेरे कंधे थपथपाते हैं। फिर वो अपने ब्रीफ केस से एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं। लिलान, शाओई, ये वह टेस्टामेंट है जो भाई निंग ने मरने से पहले तैयार किया था। मास्टर जो की आवाज़ बहुत ही गंभीर है। भाई निंग ने हर सिचुएशन के बारे में पहले से सोच लिया था। उनके पास 200 मिलियंस की एसेट्स हैं। ये सब एक नोटरी द्वारा ऑथेंटिकेट किया गया है। अब यहाँ दो ऑप्शंस हैं। पहला, अगर शाओई तुम्हारे साथ रहता है तो ये रकम कंपनसेशन, मॉर्निंग और मेंटेनेंस पेंशन के रूप में काम आएगी। जब तक शाओई मेजर नहीं हो जाता तब तक लीगल कस्टडी तुम्हारे पास रहेगी। ये सुनते ही लिलान की सांसें अचानक तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख चमक उठती है। वो उस टेस्टामेंट को अपनी नजरों से निगल जाना चाहती है। दूसरा ऑप्शन, अगर शाओई तुम्हारे साथ नहीं रहना चुनता है तो यह सारा पैसा एक ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये मेरी सुपरविजन में रहेगा। इस पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल सिर्फ शाओई का होगा और तुम्हें लिलान एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हॉल का माहौल एक झटके में सुन्न पड़ जाता है। सबकी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं उस 10 साल के बच्चे पर। लिलान का शरीर एकदम से अकड़ जाता है। वो मास्टर जो को अविश्वास से घूरती है, मानो कहना चाहती हो कि आपकी ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अगले ही पल वो अपने चेहरे पर पूरी तरह से डिस्पेयर का एक्सप्रेशन ले आती है। वो मुझे इतनी जोर से गले लगाती है कि मेरा दम घुटने लगता है। मास्टर जो, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? भला मैं अपने ही बेटे को क्यों नहीं चाहूंगी? शाओई ही तो मेरी पूरी जिंदगी है। वह रोते चीखते हुए मेरे हाथ पर चिकोटी काटती है और मेरे कान में फुसफुसाते हुए बुरी तरह धमकी देती है। कमीने, अगर तूने एक भी गलत शब्द बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मेरा पैसा है। अपनी पिछली जिंदगी में इन बातों ने मेरे पूरे शरीर को कंपा दिया था। मैं उसके इस बात से भी इमोशनल हो गया था कि माँ तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन आज मुझे सिर्फ गहरी घिन और नौजिया महसूस हो रहा है।
मैं महसूस कर सकता हूं कि जो हाथ मुझे नोच रहा है वो कांप रहा है। ये दुख के कारण नहीं बल्कि एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के कारण है। लिलान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। उसने तो पैसा मिलने के बाद जॉयांग के साथ अपनी ड्रीम लाइफ के सपने भी सजाने शुरू कर दिए हैं। मैं धीरे धीरे एक एक करके खुद को उसकी घुटन भरी पकड़ से आज़ाद करता हूँ। आज़ाद होते ही मैं अपना सिर उठाता हूँ और मास्टर जू की हैरान और परेशान आंखों में देखता हूँ। मैं एक एक शब्द बिल्कुल साफ आवाज में कहता हूँ, अंकल जू, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ। मैं 200 मिलियन चुनता हूँ। पूरे फ्यूनरल हॉल में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। वहां इतनी शांति है कि एक मक्खी के उड़ने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अगर एक सुई भी जमीन पर गिरती तो वह भी किसी धमाके जैसी लगती। ऐसा लगता है जैसे हर कोई पॉज हो गया है। सब मुझे फटी आंखों से घूर रहे हैं। लिलान के चेहरे पर दुख का वह नाटक तुरंत रुक जाता है। फिर वह धीरे धीरे दरकने लगता है और आखिरकार गुस्से और डिसबिलीफ के एक खौफनाक नकाब में बदल जाता है। कमीने, ये तो क्या बक रहा है? उसकी आवाज इतनी चुभने वाली है कि लगता है जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं शांति से अपनी बात दोहराता हूँ। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन मेरा हर एक शब्द किसी कील की तरह चुभता है। मैंने कहा, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तू पागल हो गया है एहसान फरामोश औलाद, मैं तेरी सगी माँ हूँ। लिलान पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुकी है। वह किसी चुड़ैल की तरह मुझ पर झपटती है और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन एक मजबूत हाथ उसकी कलाई को हवा में ही दबोच लेता है। ये मास्टर जो है। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। लिलान, शांत हो जाइए। हम भाई निंग के फ्यूनरल हॉल में है, और वैसे भी ये खुद शाओई का फैसला है। उसके जैसा बच्चा ये सब क्या समझेगा? ये सब आपने ही उसके दिमाग में भरा है। मास्टर जो घिन के साथ उसका हाथ झटक देते हैं। मैं एक आखिरी बार दोहरा रहा हूं, ये भाई निंग का टेस्टामेंट है। इसे कानून की पूरी ताकत हासिल है। चूंकि शाओई ने अपना फैसला कर लिया है, इसलिए मैं बिना किसी देरी के सारे लीगल प्रोसीजर्स शुरू कर दूंगा। अब से आप उसकी लीगल गार्डियन नहीं है। लिलान पूरी तरह से सन्न रह जाती है। वह मुझे नफरत और कड़वाहट से भरी नजरों से घूरती है, मानो अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रही हो। शायद वह ये समझ ही नहीं पा रही है कि उसका बेटा, जो हमेशा से इतना डरपोक और आज्ञाकारी था, अचानक इतना दूर और ठंडा कैसे हो गया। मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैं मास्टर जाओ के पास जाता हूँ। मैं उनके कोट का कोना खींचकर पूछता हूँ, सर, क्या मेरे पिता को यह सब शुरू से पता था? मास्टर जो अचानक चौंक जाते हैं। वह नीचे झुककर सीधे मेरी आंखों में देखते हैं। काफी देर बाद वह दुख भरे चेहरे के साथ हाँ में सिर हिलाते हैं। तुम्हारे पिता एक बहुत ही समझदार इंसान थे, और वह सच में तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। यह एक छोटी सी बात मेरी आंखों में आंसू ले आती है। ये सच है, मेरे पिता इतने समझदार थे। भला वो कैसे नहीं देख पाते कि लिलान एक धोखेबाज औरत है। वो सिर्फ मुझे एक असली परिवार देना चाहते थे, इसीलिए वह हमेशा सब कुछ चुपचाप सहते रहे, जब तक कि उन्हें पता नहीं चला कि वह टर्मिनल स्टेज में है और उनके पास बहुत कम दिन बचे हैं। तभी उन्होंने मेरे लिए बाहर निकलने का ये रास्ता तैयार किया। अपनी पिछली जिंदगी में मैं कितना बेवकूफ था। मैंने अपने ही हाथों से अपने पिता के प्यार की इस आखिरी निशानी को बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस जिंदगी में मैं वह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं 200 मिलियन ही चुनूंगा। इधर आखिरकार परिवार के बाकी लोग लिलान को वहां से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। जाते समय उसकी वह नफरत भरी नजरों वाली झलक वो मेरी यादों में जिंदगी भर के लिए छप जाती है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पल मैंने अपना फैसला किया था, उसी पल मेरे और उसके बीच का हर रिश्ता खत्म हो गया था। अब सिर्फ नफरत बची है। मास्टर जव मेरे नए गार्डियन बन जाते हैं। वह एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है। मेरे पिता के फ्यूनरल के बाद मास्टर जव मुझे अपने घर ले जाते हैं। वह मुझे इन्वेस्टमेंट्स की एक लंबी लिस्ट दिखाते हैं। ये वो सारे प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें मेरे पिता ने जिंदा रहते हुए उनके साथ स्टडी किया था। लेकिन मैं सीधे आखिरी पेज पर पलट देता हूँ। अंकल जाओ, इससे पहले का सब कुछ बेच दीजिए। मास्टर जो पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। शाओई, ये सब सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। तुम्हारे पिता ने बहुत सोच समझकर इन्हें चुना था। ये बहुत स्टेबल है। मैं अपना सिर ना में हिलाता हूँ। ये बहुत स्लो है। मैं लिस्ट में मौजूद कुछ ऐसे नामों पर अपनी उंगली रखता हूँ जो बिल्कुल भी खास नहीं लग रहे थे। सारा पैसा इन कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। मास्टर जू अपनी भौहें सिकोड़ लेते हैं। पेंगुइन, अली, ये कौन सी कंपनीज है? मैंने तो इनका नाम तक नहीं सुना। शाओई, इन्वेस्टमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है। अंकल जाओ, क्या आप मेरे पिता पर भरोसा करते थे? वह एक पल के लिए रुकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस बार मुझ पे भी भरोसा करके देखिए। मेरे पिता ने ही सपने में आकर मुझे यह सब बताया है। मैं केवल यही एक बहाना बना सकता था, जो थोड़ा अजीब तो था। लेकिन मास्टर जू सीधे मेरी आंखों में देखते हैं। 10 साल के बच्चे के हिसाब से मेरी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। और फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मजबूर कर दिया हो, वह हाँ में सिर हिला देते हैं।
जो बात वह नहीं जानते थे वो ये थी कि मैंने जिन कुछ नामों को पॉइंट किया था वह अगले 10 सालों में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाले हैं और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस जायंट्स बनने वाले हैं। और मैं उनका सबसे मिस्टीरियस शेयर होल्डर बनूंगा। ये सारा अरेंजमेंट हो जाने के बाद मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता हूँ और अपनी जिंदगी का एक नया टारगेट सेट करता हूँ। आराम की जिंदगी। हाँ, बिल्कुल यही, आराम की जिंदगी। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने काम करते करते अपनी जान दे दी थी। इस जिंदगी में मैं सबसे शानदार और कंफर्टेबल जिंदगी जीने वाला हूँ। मैंने मास्टर जो से मुझे सबसे बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए कहा। इसलिए नहीं कि मुझे वहाँ दिन रात पढ़ाई करनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ का कैंपस बहुत बढ़िया था और कैंटीन का खाना बहुत मज़ेदार था। अगर मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया तो वह किसी खास वजह से नहीं था, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि मेरे पास चॉकलेट बार जैसे एब्स और एक परफेक्ट वी शेप बॉडी हो। अच्छी बॉडी बनाने के लिए मैंने 8 बड़े चाइनीज कुजीन्स के बारे में सीखना शुरू कर दिया और अपनी खुद की शराब बनाना भी सीख लिया। इसलिए नहीं कि मुझे कोई शेफ बनना था, बल्कि अपनी खुद की भूख और शौक मिटाने के लिए। मैंने सारे झंझट वाले काम मास्टर जाओ पे डाल दिए और बाद में मैंने वह सब उस प्रोफेशनल टीम पर डाल दिया जिसे मास्टर जाओ ने मेरे लिए हायर किया था। उनका जो हेड था उसका नाम लाओ है। वह वॉल स्ट्रीट से लौटा हुआ एक मास्टरमाइंड है जिसे मैंने उसकी सैलरी से 3 गुना ज्यादा लेकर अपनी कंपनी में खींच लिया था। मेरी बस एक ही शर्त थी कि वो मुझे परेशान करने ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह खुद उसे हैंडल करे। अगर वो नहीं कर सकता तो कंपनी को बैंकरप्ट हो जाने दे। उस वक्त लाओ ने मुझे जिस नज़र से देखा था मानो वो किसी अमीर बाप के बेवकूफ़ और खर्चीले बेटे को देखा हो। लेकिन फिर भी उसने मेरे ऑर्डर्स को लेटर बाय लेटर फॉलो किया और इस तरह मेरी जिंदगी कुछ ऐसी बन गई। बॉस, पेंगुइन कंपनी के शेयर्स फिर से 3 गुना बढ़ गए हैं। हमने 5 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। ओह ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी त्यांग की रेसिपी स्टडी कर रहा हूँ। बॉस, अली कंपनी जल्दी ही स्टॉक मार्केट में आने वाली है। हमारे इनिशियल शेयर्स की वैल्यू 100 बिलियन पार कर जाएगी। समझ गया। जरा मेरी बनाई हुई इस येलो वाइन की बोतल को तो चक्कर देखो, फिर मुझे बताना कि ये कैसी बनी है। बॉस, वह जमीन जो आपने पिछली बार बस ऐसे ही मजे में खरीद ली थी, गवर्नमेंट वहां नया सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्लान कर रही है। उसकी वैल्यू 100 गुना बढ़ गई है। धीरे धीरे लाओ मेरे सालसी रवैये का आदी हो गया। उसने खुद ही सारे छोटे मोटे मैटर्स और कुछ बिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को फिल्टर करना शुरू कर दिया। इसी बीच मैं अपनी बिना मेहनत वाली पॉलिसी में और भी गहरा डूबता चला गया और मेरी पर्सनल दौलत वह किसी स्नोबॉल की तरह तेजी से और लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब ये नंबर्स मेरे लिए सिर्फ एक गिनती बनकर रह गए थे। मेरा एकमात्र मकसद अब बस अपनी लाइफ को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाना था। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका था, अल्ट्रा रिच लोगों के सर्कल में एक मिस्टीरियस लेजेंड। कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। दुनिया को बस इतना पता था कि कोई मिस्टर निंग है जो इतना अमीर है कि पूरा देश खरीद सकता है, लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आता। लेकिन फिर मेरी 18th बर्थडे के दिन एक औरत की एंट्री ने मेरी शांत और बिना किसी एम्बिशन वाली लाइफ को हिलाकर रख दिया। वो थी कियाओ हानकिंग, मेरी एक्स फियांसे। हमारा रिश्ता मेरे दादाजी ने बचपन में ही तय कर दिया था। मेरे पिता की मौत के बाद हमारी फैमिली का पतन होने लगा। किसी ने इस शादी के बारे में दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मेरे पिता की छोड़ी हुई विरासत 10 साल बाद एक विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देगी। भले ही मैंने जानबूझकर अपना प्रोफाइल लो रखा था, लेकिन निंग फैमिली के इस नए जन्म ने कियाओ फैमिली का ध्यान खींच ही लिया। इसलिए मेरे 18वें जन्मदिन पर कियाओ फैमिली के मुखिया अपनी लाडली पोती के साथ एक मामूली ट्रिप का बहाना बनाकर सीधे मेरे दरवाजे पर आ धमके। इसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं पहली बार कियाओ हानकिंग से मिला। वो वकील का केबिन था। उसने एक शानदार व्हाइट सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल करीने से जूड़े में बंधे थे और चेहरे पर एक हल्का सोफिस्टिकेटेड मेकअप था। इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक आइसबर्ग की तरह ठंडी। उसकी शख्सियत से एक ऐसी बर्फीली ऑरा निकल रही थी कि कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत न करे। वो पावरफुल वुमन का परफेक्ट स्टीरियोटाइप थी, जिसे फैमिली की वारिस बनने के लिए ही पाला गया था। रैशनल, स्ट्रांग और बेहद शांत। 20 साल की उम्र में उसने डबल डॉक्टरेट कर ली थी और 22 साल की होते होते अपनी फैमिली कंपनी की कमान संभाल ली। उसके काम करने के तरीके इतने बेरहम थे कि बिजनेस वर्ल्ड के पुराने खिलाड़ी भी उसे देखकर कांपते थे। उसकी दुनिया सिर्फ बिजनेस, प्रॉफिट और डेटा के इर्द गिर्द घूमती थी। वो इमोशंस को सबसे बेकार कमजोरी मानती थी। निंगली, ये नाम है ना तुम्हारा? वो मेरे सामने आकर बैठ गई, पैर पर पैर चढ़ाए। उसकी नजरें किसी स्कैनर की तरह मुझे सिर से पैर तक तौल रही थीं। उसकी आंखों में एक साफ नफरत और हिकारत थी। मैं अभी अभी जिम से लौटा था, ढीला ढाला ट्रैकसूट पहने, पसीने से भीगे बाल। मैं सोफे पर पसर गया और बिना किसी परवाह के एक सेब उठाकर खाने लगा। मेरा ये बर्ताव उसे साफ तौर पर चिढ़ा रहा था। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। मैंने सुना है तुमने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी?
हाँ, पढ़ाई। यार बहुत थका देने वाला काम है। तो अब क्या करते हो तुम? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, बस जिम, कुकिंग, वाइन, और यही ढूंढता रहता हूँ कि लाइफ को और भी ज़्यादा रिलैक्सिंग कैसे बनाया जाए। कियाओ हानकिंग के होठों पर एक तंजिया मुस्कान आई। तो तुम बस एक बिगड़ैल रईस ज़ादे हो जो दिन भर कुछ नहीं करता। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए, तुम ऐसा कह सकती हो? वो ठंडी हंसी हंसी। उसकी नज़रों में हिकारत और बढ़ गई। निंगली, चलो साफ बात करते हैं। ये शादी का रिश्ता हमारे दादाजी का एक पुराना मजाक था। इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जो आदमी मेरा पति बनेगा उसे ताकतवर होना चाहिए, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके, ना कि कोई ऐसा नकारा जो सिर्फ मजे करने के बारे में सोचे। मैंने मजे लेते हुए उसकी तरफ देखा तो उसने अथॉरिटेटिव टोन में कहा, तो मैं चाहती हूं कि तुम खुद मेरे दादाजी के पास जाओ और ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दे सकती हूँ या फिर अपनी कंपनी में कोई आसान सी जॉब दिलवा सकती हूँ। मेरा सेब हलक में अटकते अटकते बचा। मुझे पैसे देना, मुझे जॉब दिलवाना? क्या उसे पता भी है कि उसका एक कीमती कियाओ ग्रुप, जिस पर उसे इतना नाज है, मेरी दौलत का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है? उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में देख मुझे अचानक बहुत मजा आने लगा। अपनी पिछली लाइफ में मैं उससे एक बार मिलने के लायक भी नहीं था, और इस लाइफ में वो मेरे सामने बैठकर मुझे ऐसे हर्जाना दे रही है जैसे भीख बांट रही हो। मैं अपना मुंह पोंछा और एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। कियाओ हान किंग एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। तुम्हें क्या हर्जाना चाहिए? उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। मुझे ना पैसा चाहिए, ना जॉब। मैं उठा और उसके करीब जाकर उसके कान के पास झुका। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया। मैं उसकी ठंडी और तीखी परफ्यूम को महसूस कर सकता था। मैंने अपनी आवाज़ इतनी धीमी कर ली कि सिर्फ हम दोनों सुन सकें। मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर अपने दादाजी से कहो कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। कियाओ हानकिन की पुतलियां गुस्से से फैल गईं। अपनी पूरी जिंदगी में उसने शायद कभी इतने एरोगेंट शब्द नहीं सुने थे। उसने मुझे झटके से पीछे धकेला और खड़ी हो गई। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल था। निंगली, तुम्हें किसी की इज्जत करना नहीं आता? इज्जत कमाई जाती है, खैरात में नहीं मिलती। मैं फिर से पैर फैलाकर बैठ गया। मिस कियाओ, आपने ही सबसे पहले मुझे कमतर समझा था, है ना? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम जैसे लोग जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, सिवाय ऐश करने के और क्या जानते हैं? तुम बस दिन भर खाली बैठे मौत का इंतजार करते हो। एक पैरासाइट, और तुम में क्या फर्क है? मैंने कंधे उचकाए। फर्क ये है कि मुझे ये पसंद है। ये मेरी लाइफ है। मैं जो चाहूं वो करूं। उन लोगों की तरह नहीं जो किसी हाई प्रिसिजन मशीन की तरह जीते हैं और अपनी हर छोटी फीलिंग का नफा नुकसान कैलकुलेट करते हैं। मेरी बातों ने उसकी किसी दुखती रग को छू लिया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हमारे रास्ते बहुत अलग हैं। हम कभी साथ नहीं चल सकते। मैं ये सगाई तोड़ दूंगी। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। उसकी अकड़ी हुई चाल किसी घायल सफेद हंस की तरह थी जो हार तो गया है पर सिर झुकाने को तैयार नहीं। अंकल जू ऑफिस से बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। निंगली, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर दी? कियाओ फैमिली जिनशेंग में बहुत पावरफुल है। फिक्र मत कीजिए अंकल जू, उसने खुद ही ये रिश्ता तोड़ा है। मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकाला। और वैसे भी जो औरत अपने खुद के फैसले ना ले सके, उसका भविष्य क्या होगा? मैंने उस तरफ देखा जहां कियाओ हानकिंग गायब हुई थी। मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। मेरी पिछली लाइफ में वो एक बहुत से दूर चांद की तरह थी, इतनी ऊंची कि मैं उसे देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन इस लाइफ में मेरी नजरों में वो अपनी ही फैमिली की कैदी एक बेचारी लड़की से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे उस दिन का इंतजार है जब उसका एक घमंड टूटेगा। वो देखना वाकई मजेदार होगा। सगाई टूटने की खबर आग की तरह फैली। कियाओ हानकिंग ने अपनी बात रखी। कुछ दिनों बाद कियाओ फैमिली ने ऑफिशियली सगाई खत्म करने का ऐलान कर दिया। मैं अपनी इस सुकून भरी लाइफ में वापस आकर बहुत खुश था। मेरे फोन पर हर रोज टाइम से नोटिफिकेशन आते थे कि मैंने कितने और मिलियन कमा लिए हैं। मेरी पर्सनल वेल्थ इतने खौफनाक आंकड़े तक पहुंच गई थी कि मुझे खुद उन्हें गिनने में आलस आता था। लेकिन मैं अब भी वही सस्ता ट्रैक सूट पहनता, एक सिंपल सी गाड़ी चलाता और जिम से मार्केट के चक्कर काटता रहता। तभी एक दिन एक पुरानी पेस्ट्री शॉप में मेरी मुलाकात एक फरिश्ते से हुई। वो पुरानी शहर की एक तंग गली में छिपी हुई छोटी सी दुकान थी। उसकी सजावट बहुत पुरानी और सादगी भरी थी। वहाँ ट्रेडिशनल चाइनीज पेस्ट्री मिलती थी जिन्हें लोग लगभग भूल चुके थे। दरवाजे पर एक लकड़ी के साइन बोर्ड ने मेरा ध्यान खींचा, स्पेशल चेस्टनट फ्लावर स्टीम्ड केक। ये वही मिठाई थी जो मेरे पिता मेरे लिए बना करते थे। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। 1 घंटे की सुरीली आवाज गूंजी। तभी किचन से एक लड़की बाहर आई। उसने हल्के नीले रंग का कीपाव पहना था। उसके लंबे बाल कमर तक थे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, एकदम नेचुरल। मुझे वहां देखकर वो थोड़ी हैरान थी। उसे देखते ही जैसे मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। ये एक बहुत ही अजीब एहसास था।
उसकी खूबसूरती कियाओ हानकिन की तरह चुभने वाली नहीं थी, बल्कि एक साफ झरने के पानी की तरह शांत और पवित्र थी। उसे सिर्फ एक बार देख लेने से ही मन को सुकून मिल जाता था। एक्सक्यूज मी, क्या अभी चेस्टनट केक मिलेगा? मैंने पूछा। मेरी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। लड़की थोड़ा रुकी और फिर उसने एक ऐसी मुस्कान दी जैसे बसंत की कोई ठंडी हवा झील के पानी को छूकर गुजरी हो। जी बिल्कुल, प्लीज बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी और सुरीली थी। मैं खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो पेस्ट्री की एक सजी हुई प्लेट लेकर आई। वो चेस्टनट केक किसी फूल की तरह नाजुक था। उस पर क्रिस्टल जैसी चीनी छिटी गई थी और उसकी खुशबू बहुत ही दिलकश थी। मैंने एक टुकड़ा खाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ये बिल्कुल वही स्वाद था, ठीक वैसा ही जैसा मेरे पिता बनाते थे। मेरे दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई और आंखों में आंसू आ गए। कैसा लगा? वो मेरे सामने बैठ गई, अपनी हथेलियों पर थोड़ी टिकाए मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे डैड बनाते थे, मैंने पूरी ईमानदारी से कहा। उसकी आंखें चमक गईं। वाकई ये रेसिपी मुझे मेरी दादी से मिली है। वो कहती थी कि आज के दौर में बहुत कम लोग इसे बनाना जानते हैं। आपकी दादी वाकई कमाल की इंसान रही होंगी। उसने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया। जी हाँ, मेरा नाम चेन यूशु है। मैं ही ये शॉप चलाती हूँ। और आप? मैं निंगली हूँ। ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हों। हमारी बातें शुरू हुईं और मुझे पता चला कि उसकी फैमिली की एक बड़ी विरासत है। उसके पूर्वज शाही रसोइये इंपीरियल कुक्स हुआ करते थे। वो बचपन से ही इसी आर्ट के बीच पली बड़ी थी। उसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसों की भागदौड़ पसंद नहीं थी, इसलिए उसने ये छोटी सी दुकान खोल ली। वो बस उन पुराने स्वादों को जिंदा रखना चाहती थी। उसके विचार मुझसे बहुत मिलते जुलते थे। हम दोनों को ही शांत लाइफ और अपनी संस्कृति से गहरा लगाव था। उस दोपहर हम घंटों बातें करते रहे। खिड़की से आती सूरज की रोशनी उसे एक सुनहरा आभा घेरा दे रही थी। मैं उसकी चमकती आंखों और उसकी प्यारी मुस्कान को देखता रहा। मेरे दिल का वो खालीपन जो पिछली लाइफ की कड़वाहट से भरा था, अब धीरे धीरे नरम पड़ने लगा था। उस दिन के बाद से चेन यूशु की दुकान मेरा नया ठिकाना बन गई। मैं हर रोज वहां जाने लगा, कभी उसकी नई बनाई पेस्ट्री चखने तो कभी उसके हाथ की बनी चाय पीने। पर ज्यादातर समय मैं बस उसे काम करते हुए देखता रहता। वो बहुत बिजी रहती, दुकान का सारा काम अकेले संभालती थी। सामान लाना, पेस्ट्री बनाना, कस्टमर्स को सर्व करना और सफाई करना, वो सब कुछ खुद करती थी। लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक खिली हुई मुस्कान रहती थी। मैंने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। पहले बर्तन धोने से शुरुआत हुई, फिर सब्जियां काटना, और बाद में उसने मुझे अपने किचन में आने की परमिशन भी दे दी। उसका किचन बड़ा नहीं था पर बहुत ही साफ सुथरा था। हर चीज अपनी जगह पर थी। जब वो काम करती तो वो किसी आर्टिस्ट की तरह पूरी तरह डूब जाती। उसके नाजुक हाथों को मामूली चीजों से कलाकृति बनाते देखना एक सुकून था। एक बार मैं उसे भारी आटे की बोरी उठाने में मदद कर रहा था। चूंकि मैं अभी जिम से आया था, मैंने सिर्फ एक टाइट स्पोर्ट्स वेस्ट पहन रखा था। चेन यूशु मेरे पीछे खड़ी थी और मेरे मसल्स को जोर लगाते हुए देख रही थी। उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने कहा, निंगली, तुम वाकई बहुत अच्छी फिजिक वाले हो। मैंने बोरी रखी, उसकी तरफ मुड़ा और जानबूझकर अपना सीना फुलाया। क्या तुम्हें टच करना है? मुझे लगा था कि वो अपनी शर्मीली फितरत की वजह से पीछे हट जाएगी, लेकिन मेरी उम्मीद के खिलाफ उसने सच में अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों के पोर थोड़े ठंडे थे और उनमें से रिगेंट की हल्की मीठी खुशबू आ रही थी। उसने धीरे से मेरे अब्डोमिनों के बीच के हिस्से को दबाया। ये तो बहुत हार्ड है। उसे देखकर ऐसा लगा मानो उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो। उसकी आंखें पूरी तरह फटी रह गई थीं। मेरा शरीर तुरंत अकड़ गया। मेरे पेट से लेकर सिर तक गर्मी की एक लहर दौड़ गई। मैंने 2 जिंदगियां जी ली हैं, पर यह पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझे इस तरह छेड़ा हो। उसके उस मासूम और जिज्ञास चेहरे को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। मैंने उसका वह नन्हा शरारती हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ इतना कोमल था जैसे उसमें हड्डियां ही न हो। मैंने अपनी आवाज धीमी की और उसके कान की तरफ झुका। एक ही सेकंड में उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। उसने झटके से अपना हाथ खींचा, पीछे मुड़ी और किचन के पिछले हिस्से से भाग गई। मैंने उसे घबराहट में भागते हुए देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। यह लड़की वाकई बहुत प्यारी है। रोजाना के इन पलों के साथ हमारा रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगा। हमारे पास बात करने के लिए अनगिनत टॉपिक्स थे, गैस्ट्रोनॉमी से लेकर वाइन बनाने और क्विनाजिन ओपेरा तक। मुझे एहसास हुआ कि वह किसी खजाने जैसी है जो हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती थी। वह गुजिंग बजाना जानती थी, इंक वॉश पेंटिंग कर सकती थी, और यहाँ तक कि उसने अपना खुद का लैंटर्न भी बनाया था। उसे देखकर लगता था जैसे वह किसी और ही जमाने की युवती हो। उसके अंदर एक क्लासिकल चार्म था। जब मैं उसके साथ होता तो मुझे लगता जैसे पूरी दुनिया की रफ्तार धीमी हो गई हो, सब कुछ शांत और खूबसूरत हो गया हो। मेरा दिल, जो अब तक सिर्फ चैन की जिंदगी चाहता था, अब तेजी से धड़कने लगा था। मैं हर दिन हमारी मुलाकातों का इंतजार करने लगा। मैं उसकी मुस्कुराहट,
हमारी छोटी छोटी नोक झोंक और उसके अनजाने में किए गए इशारों का इंतजार करता। यहाँ तक कि मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अगर भविष्य में मैं अपना हर दिन उसके साथ बिता सकूं तो ये बुरा नहीं होगा। मैंने उसकी टुसेरी को एक एक्सक्लूसिव नाम दिया। मैं उसे अपनी इंपीरियल किचन कहता था और बदले में उसने मुझे एक चिढ़ाने वाला नाम दिया, द आइडल लैंडलॉर्ड। वह कहता था कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती, बस किराया वसूलने उसके पास आती हूँ और उसकी सबसे बेहतरीन मिठाइयों पर कब्जा कर लेती हूँ। मुझे पता था कि हमारे बीच सब कुछ बदलने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वह मौका एक अचानक हुए हादसे से मिला। उस दिन अपनी स्पोर्ट्स कार में सवार एक बिगड़ा हुआ रईसजादा दुकान में घुस आया। उसकी नज़र तुरंत शन यूशु पर पड़ी। उसके बाल तेल से चिपके हुए थे और वह किसी लुच्चे जैसा दिख रहा था। उसकी बातें बहुत ही घटिया थीं। आते ही उसने पूरी दुकान खाली कराने की जिद पकड़ ली ताकि शेन यूशु उसके साथ अकेले रह सके। शेन यूशु ने जाहिर तौर पर मना कर दिया। वह रईसजादा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में दुकान में तोड़ फोड़ करने लगा। उसने काफी सामान तोड़ दिया। उस वक्त मैं किचन में ही नई रेसिपी स्टडी कर रहा था। बाहर शो सुनकर मैं तुरंत बाहर आया और दुकान की हालत और शेन यूशु का उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरा खून खौल उठा। अपनी पूरी जिंदगी में मैं इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ था। मैं शेन यूशु के सामने खड़ा हो गया और ठंडी नजरों से उस बिगड़े बाप की औलाद को घूरने लगा। दफा हो जाओ यहाँ से। तू होता कौन है? मेरी बात के बीच में पड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाते हुए बड़े अहंकार से कहा। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, बस अपना फोन निकाला और अंकल जो को कॉल किया। अंकल जो, अगले 5 मिनट में मुझे एक कार का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके दीजिए और ऐसा इंतजाम कीजिए कि ये लड़का और इसकी फैमिली का बिजनेस जिन शेंग से गायब हो जाए। उस लड़के ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर पागलों की तरह हंसने लगा। तू खुद को समझता क्या है, कोई मूवी एक्टर? और क्या कहा? 5 मिनट में मेरी फैमिली खत्म? तुझे पता भी है मेरा बाप कौन है? मैं उसे खामोशी से ऐसे देख रहा था जैसे किसी मरे हुए इंसान को देख रहा हूं। 3 मिनट से भी कम समय में उस लड़के का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। उसके चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई। क्या पापा, आप क्या कह रहे हैं? कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज हो गए, सारी पार्टनरशिप्स कैंसिल हो गई। ये कैसे मुमकिन है? आखिर हमने किसे नाराज कर दिया? डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। आखिरकार वह एक जोरदार आवाज के साथ घुटनों के बल गिर पड़ा। फोन उसके हाथ से फिसल गया। उसने सिर उठाया और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूं। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अब तुम यहां से दफा हो सकते हो, मैंने बड़ी बेरुखी से कहा। वो जमीन पर घिसटते हुए अपनी चमकती हुई स्पोर्ट्स कार को वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग गया। दुकान में फिर से शांति छा गई। शेन यूशु मुझे देख रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी और थोड़ी प्रशंसा थी। तुम मैं उसकी तरफ मुड़ा और बड़े प्यार से उसके चेहरे के आंसू पोंछे। डरो मत, मैं हूं ना। इन शब्दों के साथ उसे संभलने का मौका दिए बिना मैं थोड़ा झुका और उसके ठंडे होठों को चूम लिया। शेन यूशु के होंठ उतने ही कोमल थे जितना मैंने सोचा था। उनमें ऑस्मैंथस कैंडी जैसा मीठा और नाजुक स्वाद था। पहले तो वह किसी डरे हुए हिरन की तरह अकड़ गया और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। उसने बड़ी अनाड़ीपन के साथ मेरे किस का जवाब दिया। वह एक हल्का सा किस था, बस एक छुअन भर, लेकिन उसने मुझे किसी इलेक्ट्रिक शॉक की तरह झकझोर दिया। मेरा दिल एक बहुत लंबे पल के लिए रुक गया। बहुत मुश्किल से मैंने उसे छोड़ा। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था। उसका चेहरा इतना लाल था जैसे खून की एक बूंद टपक पड़ेगी। वह मुझे आंखें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शन यूशु, मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। मैंने बड़े सीरियस टोन में पूछा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वह अपने होंठ चबा रहा था। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं। काफी देर बाद वह एक मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी आवाज में फुसफुसाया, हाँ। मैं किसी बेवकूफ की तरह मुस्कुराया और उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई है। 2 जिंदगियों में पहली बार मैंने महसूस किया कि दिल के जोर जोर से धड़कने और असली खुशी का मतलब क्या होता है। उसने मेरे सीने में अपना चेहरा छिपाकर दबी आवाज में कहा, अभी तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम्हारे एक कॉल से पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। निंगबी, तुम असल में हो कौन? मैंने उसकी साफ और मासूम आंखों में देखा। मुझे पता था कि मैं अब उससे सच नहीं छुपा सकता। मैंने उसकी नाक पर धीरे से मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं बस एक बड़ा लैंडलॉर्ड हूं जो चैन की जिंदगी जीता है। बस मेरे पास दूसरों से थोड़ी ज्यादा जमीन है और कुछ नहीं। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई, पर कुछ डिटेल्स छिपा ली। जाहिर है मैंने अपनी रीबर्थ का राज नहीं बताया। मैंने बस इतना कहा कि मेरे पिता मेरे लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए थे और उस पैसे से मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए जिनसे मुझे काफी पैसा मिला। शन यूशु ने अपनी आंखें झपकाईं। थोड़ा पैसा? ऐसा थोड़ा पैसा जो 5 मिनट में एक कंपनी को तबाह कर दे? आखिर वो कितना पैसा है? मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर उसे ऐसे समझाया कि वो समझ सके। समझ लो कि तुम्हारी जैसी हजारों लाखों दुकानों को मैं शायद एक बार में खरीद सकता हूँ। शेन यूशु की सांसें थम गईं।
उसने अपनी उंगलियों पर काफी देर तक हिसाब लगाया। फिर वह मुझे पूरी तरह हैरान होकर देखने लगा। तुम तुम मल्टी बिलियनर हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो खामोश हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे डर था कि दौलत के इस बड़े फासले की वजह से वह मुझसे दूरी बना लेगा। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट एक लंबी खामोशी के बाद उसने अचानक सिर उठाया और बड़े सीरियस अंदाज में मुझे देखा। निंबी, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? अब से तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है और मेरा पैसा सिर्फ मेरा पैसा है। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और वहीं गोल गोल घूमने लगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो मेरे पर्सनल शेफ। गोल गोल घूमने की वजह से उसका सिर चकराने लगा था। वह बस मेरी गर्दन को पकड़कर खिलखिलाकर हंसने लगा। मुझे पता था कि मैंने सही चुनाव किया है। मुझे उस इंसान से प्यार है, न कि उसके आसपास की चमक धमक से। जब से मैं शन यूशु के साथ हूँ, मेरी शांत जिंदगी और भी रंगीन और दिलचस्प हो गई है। हम साथ में नई डिजर्ट्स बनाते हैं, नई शराब तैयार करते हैं। वह सुबह की पहली किरण के साथ मुझे बाजार ले जाता है, जहां वह चंद पैसों के लिए दुकानदारों से तब तक बहस करता है जब तक उसका चेहरा लाल न हो जाए। और मैं उसे मिशेलिन 3 STAR रेस्टोरेंट्स में डिनर के लिए ले जाता हूँ। वह दुनिया भर के पकवानों को एक्सप्लोर कर रहा है। उसे मेरे ऐप्स सहलाना बहुत पसंद है। वह कहता है कि यह किसी चॉकलेट बार जैसा फील देता है। और मुझे उसका चेहरा लाल होते देखना पसंद है जब मैं उसे प्यार करता हूँ। हम किसी भी नए और जुनूनी जोड़े की तरह एक दूसरे में खोए रहते हैं। वैसे लाओ कहता है कि वो हमें ऐसे देखकर पागल हो जाएगा। बॉस, ये UNU ग्रुप के एक्विजिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपकी सिग्नेचर चाहिए। इसे वहीं रख दो। मुझे पहले यूशु के लिए शुगर कैंडी पेयर तैयार करना है। बॉस, एक यूरोपियन रॉयल फैमिली के डिनर का इनविटेशन है। कैंसिल कर दो। मैंने यूशु से वादा किया है कि हम आज रिलीज हुई नई मूवी देखने जाएंगे। बॉस, चाओ ग्रुप की मैडम चाओ आपसे मिलकर कोलैबोरेशन पर बात करना चाहती हैं। जब लाओ ने मैडम चाओ का नाम लिया तो उसने मेरी तरफ एक सावधानी भरी नजर डाली। मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। चाओ हानचिंग, यह नाम सुने एक जमाना बीत गया था। मैंने बेरुखी से पूछा कि वो मुझसे क्या चाहती है। लाओ ने बताया कि चाओ ग्रुप पैसों की भारी तंगी से गुजर रहा है। उन्हें तुरंत एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। उन्होंने हमारी कंपनी यीफान चिनफंग के बारे में सुना है और वो मदद मांग रहे हैं। यीफान चिनफंग वही इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसे मैंने लाओ को खड़ा करने के लिए कहा था, और यह मेरे व्यापारिक साम्राज्य का सबसे मामूली हिस्सा है। लेकिन चाओ ग्रुप के लिए यह मामूली हिस्सा भी एक ऐसा पहाड़ है जिसे उन्हें नीचे से ऊपर देखना पड़ता है। इसे ही कहते हैं वक्त का पहिया घूमना। वह औरत जो कभी मुझे नीची नजर से देखती थी, वह ठंडी पीढ़ी जी जो कहती थी कि मैं उसके लायक नहीं हूं, आज उसे गिड़गिड़ाने के लिए मेरे पास आ पड़ रहा है। मेरे होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। उससे कहो कि अगर उसे बात करनी है तो उसे खुद मेरे यू फैंग आना होगा। यू फैंग वही मिठाई की दुकान है जो यूशु की है। लाओ पूरी तरह से चकित था। उसे कहो कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। मुझे उसकी सिंसियरिटी देखनी है। मैं सच में देखना चाह रहा हूँ कि चाओ हानचिंग का चेहरा कैसा होगा जब वह मुझे शेन यूशु के साथ देखेगी। जब वह देखेगी कि जिस इंसान को उसने बेकार समझकर ठुकरा दिया था, वह आज उस मुकाम पर है जहां वह सिर्फ पहुंचने की तमन्ना कर सकती है। इंतजार का मजा बढ़ता जा रहा है। जब चाओ हानचिंग वहां पहुंची, मैं किचन में था। मैं शेन यूशु के लिए उसके पसंदीदा क्रैब चाओ लॉन्गबो बना रहा था। मैंने एक वाइट शेल्फ जैकेट और एप्रन पहन रखा था। मेरे हाथों पर अभी भी आटा लगा हुआ था। शेन यूशु किसी छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह पीछे से मेरी कमर पकड़कर खड़ा था। उसका ठुड्डी मेरे कंधे पर टिकी थी। वो चुपके से मेरे बनाए हुए स्टीम्ड क्रैब रो खा रहा था और साथ ही मुझ में कमियां निकाल रहा था कि यहाँ से फोल्ड अच्छा नहीं है, इसे फिर से बनाओ। सारा मसाला बाहर निकल जाएगा बुद्धू। ये वाला तो बस जैसे तैसे चल जाएगा। मैं बड़ी मैनेजर, इसे अप्रूव करती हूँ। मैं उसकी शरारतों को बर्दाश्त कर रहा था। बीच बीच में अपना सिर घुमाकर उसके गाल पर किस कर लेता। पूरी किचन खाने की खुशबू और हमारे प्यार भरे माहौल से महक रही थी। ठीक उसी पल चाओ हानचिंग ने दरवाजा खोला। आज उसने एक प्रोफेशनल ब्लैक पैंट सूट पहना था। उसके बाल हमेशा की तरह करीने से संवरे हुए थे। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी उस अकड़ू पीडीजी वाली इमेज को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने ये नज़ारा देखा, वो वहीं पत्थर की तरह जम गई। उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यीफान चिनफंग का वो ताकतवर और रहस्यमयी मालिक असल में वही इंसान है जिसे उसने कभी ठुकराया था। और जिससे उसे और भी गहरा धक्का लगा वो ये था कि वही इंसान इस वक्त एक छोटी सी मिठाई की दुकान के किचन में एप्रन पहनकर अपने हाथों से एक लड़की के लिए सूप बना रहा है। और वो लड़की अपना हक जताते हुए उसे बड़े प्यार से गले लगाए खड़ी है। एक ही पल में चाओ हानचिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उन आंखों में जो हमेशा शांत और रैशनल रहती थीं, आज सदमा
उलझन और एक ऐसी बेबसी दिख रही थी जिसे शायद उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। प्रेसिडेंट चाओ, आप आ गई। मानो मैंने उसे अभी अभी नोटिस किया हो। मैंने अपने हाथ पोंछे, अपना एप्रन उतारा और बड़े सामान्य लहजे में उसे ग्रीट किया। शेन यूशु ने भी मेरे पीछे से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और चाओ हानचिन को बड़ी जिज्ञासा से घूरने लगी। फिर उसने दबी आवाज में मुझसे पूछा, निंगबी, ये कौन है? ये देखने में इतनी डरावनी क्यों लग रही है? कोई भिखारी है क्या? मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और मैंने मजाक में उसकी नाक खींच दी। शेन यूशो भी खिलखिलाकर हंसने लगी। यह नज़ारा देख चाओ हानचिन का चेहरा एक पल में सफ़ेद से हरा और फिर हरे से लाल पड़ गया। क्या ज़बरदस्त स्पेक्टेकल था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, निंगली, अपनी हद पार मत करो। हद पार? मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। प्रेसिडेंट चाओ, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो आप ही ने अपने मुंह से कहा था कि अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और अब आप खुद मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अगर यह भीख मांगना नहीं है तो और क्या है? मैंने शिन्यूशु का हाथ पकड़ा और हम बाहर एक टेबल पर जाकर बैठ गए। मैंने उसके सामने गर्मा गर्म शॉलोंग की टोकरी रखी। चक्कर देखो, अभी अभी कुकर से निकले हैं। इसके बाद ही मैं बड़े बेफिक्र अंदाज में चाओ हानचिन की तरफ मुड़ा और हाथ के इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। प्रेसिडेंट चाओ, बैठिए, बताइए यहाँ तक कैसे आना हुआ? मेरा लहजा इतना कैजुअल और नफरत भरा था जैसे मैं किसी मामूली इंसान को चलता कर रहा हूँ। यह उस बिजनेस नेगोशिएशन से कोसों दूर था जैसा उसने सोचा था। यहाँ कोई टेंशन नहीं थी, कोई शब्दों की जंग नहीं थी। यहाँ बस एक तरफा दबदबा था, बिल्कुल क्रूर और साफ। चाओ हानचिन ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने एक कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गई। उसने अपने बैग से एक मोटी फाइल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मिस्टर निंग, ये अगले 5 सालों के लिए चिया ग्रुप का डेवलपमेंट प्लान है और साथ ही हमारा फाइनेंसिंग प्रपोजल भी। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही टोक दिया। प्रेसिडेंट चाओ, आप शायद एक बात समझने में गलती कर रही हैं। क्या? इस वक्त आप मांगने वाली पोजीशन में है, मैं नहीं। मैंने अपनी कुर्सी पर आराम से फैलते हुए कहा, मुझे आपके प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने अपने पास बैठे यूशु की तरफ इशारा किया और फिर अपनी तरफ। क्या आपको लगता है कि हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं? चियाओ हानचिंग का पूरा शरीर एक तेज सिहरन से कांप उठा। उसने मुझे देखा और फिर मेरी बगल में बैठी शन यूशु को। यूशु बड़े मजे से शॉ लॉन्ग बाओ खा रही थी और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। चाओ हानचिंग के होंठ फड़फड़ाए पर कोई शब्द बाहर नहीं निकला। साथ में अच्छे लगना, ये सवाल किसी तेज धार वाली तलवार की तरह उसके घमंडी दिल में जा लगा। उसके सामने खड़ा आदमी हैंडसम था, अमीर था और बेहिसाब ताकतवर था। फिर भी एक साधारण सी लड़की के लिए वह उसका हाथ थामने और एक सादा जीवन जीने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में जो कोमलता थी वैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और वह लड़की, भले ही उसने सादे कपड़े पहने थे, पर उसकी मुस्कान बिल्कुल पवित्र थी और उसकी आंखों में वह सुकून था जो सिर्फ प्यार मिलने पर आता है। एक साथ बैठे हुए वे दोनों एक बहुत ही शांत और सुंदर सीन बना रहे थे और इधर वह खुद अपने महंगे सूट में उस मोटी फाइल को पकड़े हुए किसी जोकर की तरह बैठी थी। इस आदमी की महज थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। एक वक्त था जब वह खुद इस आदमी के सामने खड़ी होकर उसे बड़े उपकार भरे लहजे में अपनी दुनिया से दफा हो जाने का हुक्म देती थी। लेकिन आज वक्त का पहिया घूम चुका था। एक कड़वा मजाक और गहरा पछतावा उसे किसी लहर की तरह डुबोने लगा। उसकी सारी अकड़, उसकी सारी समझदारी उस पल चूर चूर हो गई। वो बहुत मुश्किल से बोल पाई। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि वह खुद भी उसे पहचान नहीं पा रही थी। तुम बहुत बेरहम हो, सच में। सच में? मैं मुस्कुराया। पर मुझे याद है कि किसी ने एक बार कहा था कि मैं एक बेकार इंसान हूं, एक पैरासाइट हूं और मैं उसके लायक नहीं हूं। चाओ हानचिंग के चेहरे का बचा कुचा रंग भी उड़ गया। उसे पता था कि मैं उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल करके उसे जलील कर रहा हूं। मैंने उसके शब्द उसी पर लौटा दिए थे। मैं मानती हूं कि उस वक्त मैं अंधी हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अपनी सारी हिम्मत जुटा रही हो। मैं तुमसे माफी मांगती हूं, लेकिन बिजनेस अपनी जगह है। ये कोलैबोरेशन चाओ ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। भीख? मैंने उसे टोकते हुए पूछा। प्रेसिडेंट चाओ, आप किस हैसियत से मुझसे भीख मांगने आई हैं? एक एक्स फियांसे के तौर पर या एक हारी हुई दुश्मन के तौर पर? मेरे पास बैठी शेन यूशु को यह सब ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, पर वह इतनी समझदार थी कि उसने बीच में दखल नहीं दिया। उसने बस चुपचाप मेरे कटोरे में एक शाओलोंगबो रख दिया और अपनी साफ नजरों से मुझे अपना खामोश सपोर्ट दिया। इस एक छोटे से इशारे ने चाओ हानचिंग के बचे कुचे हौसले को भी तोड़ दिया। वह हमारे बीच की उस क्लोजनेस को देख पा रही थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। ये जुड़ाव उसे कभी हासिल नहीं हो सकता था। उसे हमेशा लगा था कि वह अपने करियर की ऊंचाई और बेहिसाब ताकत चाहती है, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि शिखर पर पहुंचकर दुनिया पर राज करने के बाद भी उसका दिल कितना खाली और ठंडा है। उसने पूरी दुनिया तो जीत ली,
पर उस इकलौते इंसान को खो दिया जो उसे सुकून दे सकता था। मिंगबी, उसकी आवाज़ सिसकियों से टूट रही थी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ठीक है? वह रो रही थी। वह चाओ हंचिंग जो हमेशा बर्फ जैसी ठंडी रहती थी, आज रो रही थी। उसके कोमल गालों पर आंसू बह रहे थे और उसी प्रपोजल पर गिर रहे थे जिस पर उसे कभी बड़ा नाज था। वहां आंसुओं के गीले धब्बे बन गए। मैं उसे खामोशी से देख रहा था, बिना किसी खुशी के, बस एक गहरी बेरुखी के साथ। अपनी पिछली जिंदगी में शायद मैं उसके आंसुओं को देखकर पिघल जाता, पर अब नहीं। मैंने उस प्रपोजल को बिना देखे ही उठा लिया और सीधे पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं खड़ा हुआ और उसे नीची नज़र से देखते हुए कहा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एक डूबती हुई कंपनी को खरीदने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, खासकर तब जब उसकी मालकिन आप हो। इतना कहकर उसे दोबारा देखे बिना मैंने शन यूशु का हाथ पकड़ा और हम किचन के अंदर चले गए। मेरे पीछे मुझे च्या हानचिंग की दबी हुई और बेबस सकियां सुनाई दे रही थीं। मुझे पता था कि आज मैंने इस औरत की अकड़ को अपने हाथों से कुचल दिया है, और यह तो बस शुरुआत थी। च्या हानचिंग पूरी तरह टूटकर वहां से चली गई। मुझे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका क्या हुआ, क्योंकि उससे भी ज्यादा घटिया एक इंसान मुझे ढूंढते हुए आ गया था। इधर लिलान, मेरी सगी माँ, उसे न जाने कहाँ से पता चल गया था कि शिन यूशु की मिठाई की दुकान है और वह ठीक दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी और बिखरी हुई दिख रही थी। वह औरत जिसमें कभी इतना आकर्षण था, अब उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियों का जाल था और बालों में चांदी के तार चमक रहे थे। उसने बाजार से खरीदे हुए सस्ते कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे से चालाकी और लालच साफ झलक रहा था। पहली नजर में ही कोई भी बता सकता था कि उसका और जायांग का पिछले कुछ सालों में बुरा हाल रहा है। अपनी पिछली जिंदगी में उन्होंने मेरे पिता का पैसा पानी की तरह बहाया था। जायांग को जुए की लत लग गई थी और उसने जल्दी ही सारी सेविंग्स उड़ा दी थी। इस बार मेरे पिता के पैसों के बिना उनकी जिंदगी और भी मुश्किल रही होगी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो मुझ पर झप्पी और 10 साल पहले की तरह मुझे गले लगाने की कोशिश करने लगी। घिन के मारे मैं एक तरफ हट गया। मेरा बेटा, माँ ने आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। और उसने फिर से अपना वही रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। अगर कोई काम है तो बोलो, वरना दफा हो जाओ। मैंने रूखेपन से कहा, शायद तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? माँ जानती है कि तुम अभी भी नाराज हो, लेकिन उस वक्त माँ के पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे अंकल जाओ और मैंने इन सालों में बहुत दुख झेले हैं। बिजनेस में उनके साथ धोखा हो गया और अब उन पर गले तक कर्ज है। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। बेटा, तू अब इतना कामयाब हो गया है, तू अपनी माँ को ऐसे बेसहारा तो नहीं छोड़ सकता। अपने आंसू पोंछते हुए उसने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। ये कहते हुए वह मेरे पैरों में गिरने ही वाली थी कि मैंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। शन यूशु दुकान से बाहर आई और यह नज़ारा देखकर थोड़ी परेशान हो गई। ये कोई ऐसी वैसी औरत है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने शन यूशु को अपने पीछे कर लिया ताकि उसे इस गंदगी से बचा सकूं। लिलान पागलों की तरह चिल्लाने लगी और शन यूशु की तरफ उंगली उठाकर बोली, क्या मतलब लेना देना नहीं है? मैं इसकी माँ हूँ, इसकी सगी माँ। और तू कौन है? कोई मामूली छिनार? तू मेरे बेटे को फंसाकर हमारे खानदान का पैसा हड़पना चाहती है, यही बात है ना? शन यूशु का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने एक एक शब्द बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मुझे अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है। आज तुझे मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। 1 मिलियन, 10 मिलियंस, वरना मैं यहां से नहीं हिलूंगी और मैं तुझ पर केस कर दूंगी। तुझ पर अपनी माँ को छोड़ने का इल्जाम लगूंगी। लीलान ने तमाशा करना और धमकियां देना शुरू कर दिया। उसे लगा कि मैं अभी भी वही बच्चा हूं जिसे वह अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकती है, वही नाजुक सी चीज। उसे लगा कि मुझे अपनी साख की चिंता होगी, लोगों की नजरों का डर होगा। वह गलत थी। उसके उस चेहरे को देखकर मैं अचानक मुस्कुरा दिया। बहुत बढ़िया, मैंने कहा, आप मुझे अदालत ले जाना चाहती थी ना? मैं आपको यह मौका जरूर दूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और लाओ को कॉल किया। लाओ, मेरे लिए जिनचंग की सबसे बेहतरीन वकीलों की टीम तैयार करो और कुछ बड़े मीडिया आउटलेट्स को भी कांटेक्ट करो। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला हूँ। टॉपिक होगा, मैं और मेरी प्यारी सगी माँ इन सारे सालों का हिसाब किताब एक ही बार में बराबर करेंगे। लीलान वहीं जम गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसकी धमकियों से डरने के बजाय बात को और बढ़ा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह सीना तान रही थी, पर अंदर से वह डर चुकी थी। देख लेना मेरी हिम्मत। मैंने अपना फोन रखा और तंज कसते हुए कहा, लीलान, तुम शायद वो फैसला भूल गई हो जो मैंने 10 साल पहले किया था। 10 साल पहले मैं पैसों के लिए तुम्हें छोड़ सकता था, तो 10 साल बाद अपनी शांति के लिए मैं तुम्हारी साख मिट्टी में भी मिला सकता हूँ। तुम्हें नाटक करना पसंद है ना? तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा स्टेज दूंगा। तुम जितना चाहो वहां तमाशा कर सकती हो। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी मरी हुई चीज को देख रहा हूं। मेरी नजरों ने उसका खून सुखा दिया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा ये बेटा अब उसके कंट्रोल में नहीं है। यह एक मॉन्स्टर था,
एक ऐसा मॉन्स्टर जो उससे भी ज्यादा ठंडा और बेरहम था। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई पर एक शब्द नहीं बोल पाई। आखिरकार उस भारी दबाव को झेल न पाने की वजह से वह दुम दबाकर भाग गई। आखिरकार शांति हुई। शिनयूशु ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी चिंता से पूछा, क्या वो सच में तुम्हारी माँ थी? कभी थी, मैंने उसका हाथ चूमते हुए कहा। अब नहीं, अब से मेरा इकलौता परिवार तुम हो शिनयूशु। मुझे देखते हुए उसकी आंखों में हमदर्दी के आंसू भर आए। उसने मुझसे कुछ और नहीं पूछा। वह पंजों के बल खड़ा होता है और मुझे बड़ी गर्मजोशी से गले लगा लेता है। अब और मत डरना, मैं हूं ना यहाँ। मैं उसे अपने सीने से लगा लेता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी पिछली जिंदगी का वह सारा अंधेरा जो मेरे दिल में बसा था धीरे धीरे छंट रहा है, उसकी रोशनी से दूर जा रहा है। हाँ, वो मेरे पास था और मेरे लिए बस इतना ही काफी था। दूसरी तरफ मुझे लगा था कि उसे डराने के बाद लिलान हार मान लेगी, लेकिन मैंने उसकी घटिया सोच को कम आंकने की गलती कर दी थी। कुछ ही दिनों बाद इंटरनेट पर अचानक मेरे खिलाफ झूठी और गंदी बातों की बाढ़ आ जाती है। मिस्टीरियस टाइकून, मॉडर्न जमाने का राक्षस जिसने एक अमीर वारिस से शादी करने के लिए अपनी सगी माँ को छोड़ दिया। पैरासाइट हंटिंग ऑपरेशन, एक ऐसा बिलियनर जिसने दूसरों का खून चूसकर अपनी दौलत बनाई है। एक रोती बिलखती माँ का दर्द भरा इल्जाम, मेरे बेटे को एक जादूगर ने अपने जाल में फंसा लिया है। एक के बाद एक ऐसे इमोशनल टेक्स्ट पोस्ट किए जाते हैं जिनमें मुझे एक एहसान फरामोश और लालची इंसान की तरह दिखाया जाता है। एक ऐसा मतलबी इंसान जो गरीबों से नफरत करता है और अमीरों के तलवे चाटता है। एक गद्दार जो हुस्न के जाल में अंधा हो गया है। जबकि लिलान को एक मदर करेज की तरह पेश किया जाता है जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक बेचारी औरत जिसे उसके ही बेटे ने सड़कों पर छोड़ दिया। और जाहिर है शेन यूशु को वह चुड़ैल या जादूगर बना दिया गया जिसने एक माँ बेटे का रिश्ता बर्बाद कर दिया। उन पोस्ट में मेरी और शेन यूशु की कुछ सीक्रेट फोटोज भी थीं, जो तब खींची गई थीं जब हम एक छोटे से स्ट्रीट रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। एक ही पल में पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह भड़क उठता है। अनगिनत नेटिजन्स जिन्हें सच का कोई अंदाजा नहीं है, इन झूठी कहानियों के जाल में फंस जाते हैं। वो ऑनलाइन मुझ पर पागलों की तरह हमला करना शुरू कर देते हैं। मेरा नाम पहली बार इस गंदे तरीके से टॉप ट्रेंड्स में आ जाता है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स तो अपनी हदें ही पार कर देते हैं। वो शेन यूशु की बेकरी का एड्रेस ढूंढ निकालते हैं। वो उसकी दुकान के दरवाजे पर पेंट और कचरा फेंकते हैं और उसे बेशर्म होम रेकर कहकर गालियां देते हैं। शेन यूशु पूरी तरह से डरा हुआ है। उसने कई दिनों तक अपनी दुकान खोलने की हिम्मत नहीं की। वह मेरी बाहों में छिपकर नाइंसाफी के इस दर्द से रोता रहता है। उसे अपने सीने से लगाए हुए मेरा दिल उसके दर्द से तड़प उठता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं कोई होम रेकर नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी आंखों में एक खौफनाक और जानलेवा चमक है जो पहले कभी इतनी तेज नहीं थी। लिलान, जाओको यांग, तुमने सच में गलत इंसान से पंगा लिया है। शुरुआत में मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ने का सोचा था, लेकिन तुमने उस इंसान पर हाथ डाला है जो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती है। अब अगर मैं बेरहम बन जाऊं तो मुझसे रहम की भीख मत मांगना। इसी बीच मैंने लाओ को इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसा मैंने सोचा था, इस सबके पीछे लिलान और जाओकोयांग का ही घटिया दिमाग था। उन्होंने एक बहुत ही सस्ती मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया था। उसने खुद अपने हाथों से ये सारा तमाशा खड़ा करने के लिए ट्रोल आर्मी को पैसे दिए थे। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि इस पूरी साजिश के पीछे चाओ हानचिन की परछाई भी थी। भले ही वो डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन उसकी पीआर एजेंसी ने आग में घी डालने का काम किया था और इस मीडिया वॉर में एक की रोल प्ले किया था। बहुत बढ़िया, ये सच में परफेक्ट है। एक तरफ मेरी अपनी बेशर्म माँ और दूसरी तरफ मेरी एक्स फियांसे जो हमारी सगाई टूटने का सच आज तक हजम नहीं कर पाई है। क्योंकि तुम दोनों को टीम बनाकर काम करना इतना ही पसंद है तो ठीक है, मैं तुम दोनों को एक साथ नर्क में भेजूंगा। मैंने न तो इन खबरों को डिनाई करने में कोई जल्दबाजी की और न ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स को हटवाया। मैंने जानबूझकर पब्लिक ओपिनियन को और भड़कने दिया। मैं चाहता हूं कि वो जितना हो सके उतना ऊंचा उड़ें ताकि जब वो गिरे तो उन्हें और भी भयानक दर्द हो। 3 दिन बाद जब इंटरनेट पर मेरे खिलाफ ये मीडिया लिंचिंग अपने पीक पर थी, तब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसकी मैंने खास लिलान के लिए तैयारी की थी। इसके लिए मैंने कैपिटल का सबसे शानदार 7 STAR होटल चुना। उसके सबसे बड़े रिसेप्शन हॉल में मैंने देश के 100 से ज्यादा सबसे इन्फ्लुएंशियल नेशनल मीडिया वालों को इनवाइट किया। ये इवेंट इतने बड़े स्केल पर था जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने लिलान को भी इनवाइट किया था। उसे पक्का लग रहा होगा कि मैं हार मान लूंगा, कि मैं मामला रफा दफा करने के लिए उसे पैसे दूंगा। इसीलिए वह एक घमंडी और जीत वाली मुस्कान के साथ वहां खड़ी थी। चाओ हानचिंग भी वहां मौजूद थी। एक शांत कोने में बैठकर ये तमाशा देखने का इंतजार कर रही थी कि मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलता हूं। मैं एक परफेक्ट फिटिंग वाला टेलर्ड सूट पहने हुए शेन यूशु का हाथ पकड़े स्टेज पर चढ़ता हूं।
शनिशु थोड़ा नर्वस है, उसके हाथों में पसीना आ रहा है। मैं उसे देखकर तसल्ली भरी मुस्कान देता हूँ। चारों तरफ से कैमरास के फ्लैशेस चमक रहे हैं। माइक्स और लेंसेज के उस जंगल के सामने खड़े होकर मैं अपना गला साफ करता हूँ और अपने पहले शब्द बोलता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं निंगी हूँ। आज मैं आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपको एक कहानी सुना सकूं, एक चॉइस की कहानी। मैं उन्हें अपनी 10 साल की उम्र वाली कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। मैं एक एक डिटेल बताता हूँ, मेरे पिता के टेस्टामेंट से लेकर लिलान की धमकियों तक, और आखिरकार मेरे उस फैसले तक जो मैंने उस दिन लिया था। मैं ये सब बहुत ही शांति से बोल रहा हूँ, बिना किसी इमोशन के, मानो कोई ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसका मुझसे कोई वास्ता ही ना हो। लेकिन पूरे हॉल में श्मशान जैसी शांति छा जाती है। सारे जर्नलिस्ट पूरी तरह सन्न है। शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सच का यह पर्दाफाश इतना ड्रामेटिक होगा। लीलन का चेहरा एक ही पल में सफेद पड़ जाता है। वह मेरी बात काटने के लिए आगे की तरफ झुकती है, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स उसे वहीं मजबूती से दबोच लेते हैं। जाहिर है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। मैं चुटकी बजाता हूँ। मेरे पीछे लगी जायंट स्क्रीन ऑन हो जाती है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। ये 10 साल पहले उस फ्यूनरल की रिकॉर्डिंग थी। उसमें लिलान की वह धमकी साफ सुनाई देती है जो उसने मेरे कान में फुसफुसाई थी। कमीने, अगर तूने एक भी गलत शब्द बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मेरा पैसा है। आवाज बिल्कुल क्लियर है। ये वही रिकॉर्डिंग है जो मैंने मास्टर जू को उनके उस डिक्टाफोन से निकालने को कही थी, जो वे हमेशा अपने पास रखते थे। उस वक्त मेरे पिता अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत सस्पिशियस हो गए थे, इसलिए मास्टर जो ने प्रिकॉशंस के तौर पर उस दिन की सारी कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक दिन मेरे इतना काम आएगी। रिकॉर्डिंग प्ले होते ही पूरे हॉल में एक हंगामा मच जाता है। सारे जर्नलिस्ट के कैमरा फ्लैशेस लिलान के उस राख जैसे उड़े हुए चेहरे पर फोकस हो जाते हैं। लिलान पागलों की तरह चीखने लगती है। ये सब झूठ है, ये फेक है, ये एक मोन्टाज है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ। फेक? अगर ये फेक है तो फिर ये भी फेक होगा। जायंट स्क्रीन पर इमेज बदल जाती है। एक वीडियो प्ले होने लगता है। ये मेरे पिता की मौत के 1 महीने से भी कम समय के बाद का वीडियो है। इसमें लिलान और जाओकोयांग एक लग्जरी रेस्टोरेंट में बैठकर जश्न मना रहे हैं। लिलान, मैंने तुम्हें कहा था ना, वह बच्चा 1 नंबर का बेवकूफ है। वो पक्का तुम्हें ही चुनता। आखिरकार मैंने ही उसे पैदा किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे जानती नहीं हूं? एक बार उन 200 मिलियंस पर हमारा कब्जा हो जाए, फिर हम पूरी दुनिया घूमेंगे। चलो, हमारे इस शानदार फ्यूचर के नाम चीयर्स। वीडियो में उन दोनों की मुस्कान इतनी बेशर्म और चुभने वाली है कि वो आंखें चौंधिया दे। ये वीडियो मैंने लाओ को अपने स्पेशल कनेक्शंस यूज करके उस रेस्टोरेंट के सर्वेलेंस रिकॉर्ड से निकलवाने को कहा था। यह एक ठोस सबूत है। अब लिलान के पास बचने का कोई बहाना नहीं है। वह किसी टूटे हुए खिलौने की तरह जमीन पर गिर पड़ती है। अभी बात खत्म नहीं हुई है। मैं एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहता हूँ। जायंट स्क्रीन पर और भी नए सबूत फ्लैश होने लगते हैं। कर्जे की ढेरों IOUs, मेरे पिता की छोड़ी हुई एसेट्स को बेचने के सबूत, यहाँ तक कि मेरे बचपन में मुझे किस तरह पीटा और तड़पाया जाता था, इस पर हमारे पुराने पड़ोसियों के गवाहियां भी स्क्रीन पर आ जाती हैं। एक के बाद एक हर सबूत पहले वाले से भी ज्यादा खौफनाक और सच को नंगा करने वाला है। वह एक प्यारी माँ होने का नाटक, वो झूठे संघर्षों की कहानियां, इन कड़वे सच के सामने वह सब एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक बनकर रह जाता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिलान और जाओकोयांग के लिए एक पब्लिक ट्रायल में बदल जाती है, और मैं शुरू से लेकर अंत तक बस एक शांत स्पेक्टेटर बनकर ये सब देख रहा हूँ। आखिरकार स्क्रीन एक डॉक्यूमेंट पर जाकर रुक जाती है। डिक्लेरेशन ऑफ रप्चर ऑफ मैटरनल टाइज। मैं माइक हाथ में लेता हूँ। मैं यहाँ सबके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये डिक्लेयर करता हूँ, मेरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही है, कि आज के बाद से मैं मैडम लिलान के साथ अपने सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। अब से ज़िंदगी, बुढ़ापे, बीमारी या मौत के लिए, चाहे कोई शादी हो या कोई फ्यूनरल, हम एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी रहेंगे। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ। मेरी नज़र पूरे हॉल में घूमते हुए उस शांत कोने में खड़ी चाओ हानचिंग पर जाकर टिक जाती है। इसके अलावा मेरे और मेरी फियांसे शेन यूशु के खिलाफ की गई इस घिनौनी डेफिनेशन के लिए, जिसने हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, मेरी लीगल टीम उन सभी इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी और उन्हें जिम्मेदार ठहराएगी। इसमें चाओ ग्रुप की PR एजेंसी भी शामिल है। चाओ हानचिंग का शरीर एक भयानक सिहरन से कांप उठता है। वह सिर उठाकर मेरी ठंडी नज़रों से नजरें मिलाती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है। उसे पता है कि मैंने उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, और उसे ये भी पता है कि वह हार चुकी है, एक पूरी और खौफनाक हार। उसी शाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे मीडिया आउटलेट्स की हेडलाइन बन जाती है। पब्लिक ओपिनियन एक ही पल में पलट जाता है। हर तरह के हैशटैग्स ट्रेंड्स में छा जाते हैं। लिलान और जाकोयांग वो कीड़े बन जाते हैं जिन्हें हर कोई कुचलना चाहता है। उन्हें सिर्फ मॉरल कॉन्डेमनेशन ही नहीं, बल्कि लॉ के सख्त एक्शंस का भी सामना करना पड़ता है। फ्रॉड, चाइल्ड अब्यूज और फेक एविडेंस बनाने के जुर्म में
जो उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए काफी है। चाओ ग्रुप भी इस कीचड़ से बच नहीं पाता। एक ही रात में उनके शेयर्स 30% गिर जाते हैं। बैंक्रप्सी की कगार पे खड़ी चाओ हानचिंग को समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ जाए। उसने हर तरफ से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे बस दरवाजे की ठोकर मिली। इस वक्त कोई भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरकार उसने उस कड़वाहट को चख ही लिया कि जब इंसान हर तरफ से घिर जाता है और सब उसे छोड़ देते हैं तो कैसा लगता है। कुछ दिनों बाद मेरे पास एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है। ये चाओ हानचिंग का कॉल है। उसकी आवाज़ में अब वो ठंडी अकड़ नहीं है, बल्कि एक गहरी थकान है। निंगबी, मैं हार गई। ये उसके पहले शब्द थे। मैं तुम्हें कॉल इसलिए नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझ पर रहम खाओ। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे सच सच बताना, अगर उस वक्त मैंने सगाई ना तोड़ी होती तो क्या तुम। नहीं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात काट देता हूँ। चाओ हानचिंग मेरी दुनिया में कभी थी ही नहीं, और ना ही तुम कभी आ सकती थी, क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुम जो देखती थी वो बस तुम्हारा अपना इमेजिनेशन था, और तुम जिस इंसान से प्यार करती थी वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही दिमाग में बुना हुआ एक ताकतवर आदमी का इल्यूजन था। जबकि मैं शुरू से ही बस एक आम इंसान बनना चाहता था, जो उस इंसान के लिए खाना बना सके जिससे वह प्यार करता है। कॉल की दूसरी तरफ एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। फिर मुझे बस एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी का दिल टूटने की आवाज हो। मैं समझ गई। मैंने फोन काट दिया। मुझे पता है कि यह औरत अब मेरी पूरी जिंदगी में मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। वो शायद अपने बिजनेस एम्पायर को फिर से खड़ा करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी, लेकिन उसकी दुनिया में एक पजल पीस हमेशा मिसिंग रहेगा, जिसे खुशी कहते हैं। और जहां तक मेरी बात है, मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली है। मैं अपना फोन बंद करता हूं और वापस किचन में चला जाता हूं। शन यूशु ने वही विनी द पू एप्रन पहन रखा है जो मैंने उसे खरीद कर दिया था। वह बड़ी अनाड़ीपन से रावियोली बनाना सीख रहा है और साथ ही कोई धुन गुनगुना रहा है। उसके पूरे चेहरे पर आटा लगा हुआ है। मुझे अंदर आते देख वह एक बहुत बड़ी और प्यारी सी स्माइल देता है। लैंडलॉर्ड, जल्दी आओ और अपने शेफ की मदद करो। आज मेरा 3 डिलाइट रवियोली खाने का मन कर रहा है। खिड़की से छनकर आती धूप उसके प्यारे से चेहरे को रोशन कर रही है। वह नज़ारा इतना सुकून भरा और खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकता। मैं उसके पास जाता हूँ और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता हूँ। मैं उसके आटे से सनी नाक की टिप पर एक हल्का सा किस करता हूँ। एट योर ऑर्डर्स माई क्वीन। दौलत, ताकत, बदला, इस पर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं बस इस लड़के को अपनी बाहों में जकड़ कर रखना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी इसके लिए खाना बनाना चाहता हूँ, और इसके चेहरे की ये मुस्कान हमेशा हमेशा के लिए देखना चाहता हूँ। इस नई ज़िंदगी में मैंने उन 200 मिलियंस का इस्तेमाल अपने पास्ट को हमेशा के लिए दफनाने के लिए किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके बदले मुझे पूरी दुनिया मिल जाएगी। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो है।